महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आरपीएससी महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 यूपी टेट और सुपर टेट के संस्कृत विषय पर बात कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो पढ़ा, जिसमें 2 वीडियो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा। आज तीसरा वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। इसके पहले हम लोगों ने सामान्य संस्कृत व्याकरण के विषय में जाना, फिर वर्ण विचार के स्वर संधि का स्वर वर्ण का परिचय देखा, और आज इस वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण का परिचय समझेंगे, जानेंगे और याद करेंगे। तो इसके पहले आपसे अनुरोध है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए चलते हैं वर्ण विचार के व्यंजन का परिचय समझते हैं, जानते हैं। देखिए आपके सामने व्यंजन हल वर्ण। अब देखिए व्यंजन, इसके पहले हम लोगों ने स्वर पढ़ा। स्वर को अच भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर की गिनती हो जाती है, सारे स्वर वर्णों का समाहित हो जाता है, सारे स्वर वर्ण अच प्रत्याहार में समाहित हो जाते हैं, इसलिए स्वर को अच कहते हैं। ठीक उसी प्रकार महेश्वर सूत्र से बनने वाला जो हल प्रत्याहार है, उसमें सारे व्यंजन जो 42 हमारे व्यंजन है, सारे व्यंजन समाहित हो जाते हैं। 33 वो टोटल वर्ण जो है 42 होते हैं, 33 केवल व्यंजन होते हैं, सारे व्यंजन समाहित हो जाते हैं। इसलिए व्यंजन को हम लोग हल वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल वर्ण। तो आप व्यंजन संधि को आप समझ लें हल वर्ण। तो आपसे यदि कहा जाए कि हल वर्ण बताए तो आप व्यंजन समझना चाहिए। अब व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। तो अन्वग भवति व्यंजनम। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात अनु अग अक भवति भंजनम। अनु अच, अर्थात जो अच का अनुकरण करे, अर्थात जो अच के साथ होता है वो व्यंजन होता है। अच बोले तो जो स्वर्ग के साथ रहे वो व्यंजन है। कहने का प्राय है कि व्यंजन का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये उच्चारण नहीं हो सकते। इनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ते, इसलिए ये इनको परतंत्र भी कह सकते हैं, स्वर के अधीन भी कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने परिभाषित दिया अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात जो अच का अनुकरण करे, अच के अनुसार हो, ऐसा व्यंजन होता है। व्यंजन वह वर्ण है, अर्थ यदि देखें तो व्यंजन वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात इनका स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। देखिए साफ साफ लिख रहे हैं, स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वो व्यंजन है। अब इसके पहले हम लोग स्वर पढ़े थे स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वर स्वयं राज करते हैं, उनका किसी पर उनका आश्रित नहीं होते। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर पर आश्रित होते हैं, उनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए उन्हें अन्वग भवति व्यंजनम, इसलिए वो स्वर के अधीन या अथवा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होते। अब जैसे हम यदि का देखें तो ये का में जो हलंत है ये केवल व्यंजन है, और उसमें आ लगा देंगे तो बनेगा का, ये स्वरयुक्त व्यंजन है। अब देखिए उसी प्रकार खा, ये खाली स्वर है, सारी खाली खा व्यंजन है, और ये खा जो है आ के साथ इंक्लूड हुआ है, इसलिए ये स्वरयुक्त व्यंजन है। उसी प्रकार गा है। तो आपसे कोई परिभाषा पूछेगा कि हल क्या है, स्वर है, व्यंजन है, अथवा इनमें से कोई नहीं, अथवा दोनों है, तो आप बताएंगे हल मतलब व्यंजन है। ठीक है। फिर दूसरा पूछेगा कि अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति डैश डैश डैश, इसमें क्या भरा जाएगा? स्वर भरा जाएगा कि व्यंजन पर भरा जाएगा कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि अन्वग भवति व्यंजनम, यहाँ व्यंजन भरा जाएगा। स्वरों की सहायता से कौन बोले जाते हैं? तो आप जानते हैं व्यंजन बोले जाते हैं। अब ये तो आपका व्यंजन की परिभाषा हुई, साथ में इससे बनने वाले प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली। अब आगे देखते हैं व्याकरण। देखिए यहाँ पे आप देखें तो व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, उन्हें हलंत के साथ लिखा जाएगा। अब खास बात देख लिए, यदि शुद्ध व्यंजन लिखना है, कैसा व्यंजन?
शुद्ध व्यंजन यदि आपको लिखना है तो उन्हें हलंत के साथ लिखें। किसके साथ? हलंत के साथ लिखना पड़ेगा। जैसे का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा। कहने का प्राय है कि व्यंजनों की पहचान ही हलंत के साथ होती है। यदि हलंत नहीं है तो वो व्यंजन नहीं है, अर्थात वो शुद्ध व्यंजन नहीं है, बल्कि उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर से इंक्लूड हुआ है, जरूर कोई ना कोई स्वर जुड़ा है। यदि हम का लिख दें, खाली का, क्या लिखें? का, तो समझ लीजिए इसको यदि पूरा तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हलंत होगा और प्लस आ बनेगा। ये कहने का प्राय है कि व्यंजनों की पहचान ही हलंत से होती है। यदि हलंत नहीं तो व्यंजन नहीं, शुद्ध व्यंजन नहीं। ठीक है। अब इसीलिए व्यंजन को क्या कहा जाता है? व्यंजन को कहा जाता है अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक वर्ण। अर्धमात्रिक वर्ण व्यंजन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यंजन में आधी मात्रा होती है, इसलिए कहा भी गया है व्यंजनम चार्धमात्रिकम। क्या कहा गया? व्यंजनम चार्धमात्रिकम। और स्वर की पूरी मात्रा होती है। तो आपसे पूछेगा व्यंजन अर्धमात्रिक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है व्यंजन। ठीक है। आगे देखिए, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। सभी व्यंजन किसमें समाहित हैं? हल प्रत्याहार। अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। क्यों? क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन समाहित होते हैं। अब जैसा जानते हैं प्रत्याहार महेश्वर सूत्रों से मिलकर सूत्रों की सहायता से बनाया जाता है। महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण होता है और उसी प्रत्याहार हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। इसलिए व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है। और जो व्यंजन है टोटल व्यंजन है उनका नाम है, उनकी संख्या है 33। कितनी है? 33। जो कि महेश्वर सूत्रों में हैवर्ड से लेकर कितना? हैवर्ड से लेकर हल तक के 10 सूत्रों में गिनाए गए हैं। कितने? 10 सूत्रों में उसकी गिनती कही गई है। तो आपसे पूछेगा कि अर्धमात्रिक क्या होते हैं, तो व्यंजन। हलंत युक्त किसे लिए लिखा जाता है, तो व्यंजन को। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, तो आपको व्यंजन बताना है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। हल प्रत्याहार कितने महेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों से मिलकर बनता है, तो 10 सूत्रों से। कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो हैवर्ड से लेकर हल तक बनता है। तो इस पार्ट में इतना ही प्रश्न बनेगा। या आगे चलते व्यंजन के प्रकार पर बात करते हैं आपसे। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए कम इसको ध्यान में देखते हुए हम इस पर बात कर रहे हैं आपसे। अब देखिए अगला आता है व्यंजन के प्रकार की बात। यदि हम करें व्यंजन के प्रकार क्या प्रकार, तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। व्यंजन के प्रकार यदि देखें तो 3 प्रकार के, जो महेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। अब फिर समझ लें, संस्कृत व्याकरण यदि बात करें तो पूर्ण रूप से महेश्वर सूत्र पर आधारित है। और महेश्वर सूत्र पर आधारित है तो महेश्वर सूत्र में जो जो चीज़ है उसी एथेंटिक संस्कृत व्याकरण में वही बात हम करते हैं। लेकिन चूँकि यदि हम यूपी टेट का देखें, सुपर टेट देखें, तो वो चूँकि माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो 6, 7, 8 की पुस्तकों में है उसमें कुछ नई बातें तो सरले बच्चों के हिसाब से बताई गई है, तो उसको भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे। लेकिन महेश्वर सूत्र अर्थात जो एथेंटिक व्याकरण है उसके आधार पर हम पहले बात करेंगे। तो महेश्वर सूत्रों के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार है। तो आपसे पूछेगा व्यंजन के महेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन के कितने प्रकार है? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अथवा व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 3। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। चतुर्थ प्रकार के संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो महेश्वर सूत्र में गिनाए परिगणित नहीं है। कहने का प्राय है यही जो चौथा प्रकार का संयुक्त व्यंजन है यह महेश्वर सूत्र में इंक्लूड नहीं है। इसे सिर्फ 6, 7, 8 की किताबों में, यूपी बोर्ड की किताबों में इसे बताया गया है, इसलिए इसको भी हम जानेंगे। लेकिन एथेंटिक जो किताब है उसमें व्यंजनों की प्रकार सिर्फ 3 ही हैं। तो पहला हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या देखते हैं? स्पर्श व्यंजन। आइए देखिए, थोड़ा आगे स्लाइड हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन पर हम देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के लिए कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने का प्राय है स्पर्श भवति स्पर्श व्यंजन, अर्थात जो स्पर्श करे वो स्पर्श व्यंजन है।
तो ऐसे वर्णों के उच्चारण में जब मुख के विभिन्न अवयवों जैसे कंठ हुआ, ताल हुआ, मूर्धा हुआ, ठीक है, जिह्वा हुआ, ओठ हुआ, दंत हुआ, इन भागों को यदि जिह्वा स्पर्श करे तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। तो आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है? 25। तो मुख के विभिन्न अवयवों को छूने वाला अथवा स्पर्श करने वाला व्यंजन होता है, तो आपको बताना है स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना। अब आइए आगे चलते हैं। ये आगे देखते हैं। देखिए आगे, ये देखिए क से माँ तक, क से माँ तक, क से माँ तक, यहाँ देखिए क से माँ तक, ये देखिए ये क से माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। जिसे का से लेकर जिसे हम लोग पढ़ते हैं का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, यहाँ, फिर पा, फा, बा, मा, तो का से लेकर माँ तक के स्पर्श व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है? 25। ये वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं। इन स्थानों के स्पर्श करते हैं, इसके बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके लिए सूत्र है कादयोः मावसानाः स्पर्शा। बोलिए, कादयोः मावसाना स्पर्शा, कादयोः मावसानाः स्पर्शा। अर्थात का आदयो, का जिसकी आद में है, और माँ अवसानाः, माँ जिसके अवसान में, उसे स्पर्श करते हैं। अर्थात ऐसा जिसके आद में का है और अंत में क्या है? माँ है। तो का से लेकर माँ तक, अवसान में जहाँ माँ हो और प्रारंभ में जहाँ का हो, तो का से लेकर माँ तक की वर्ण अथवा अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब का से माँ तक यदि देखें तो पूरा का, खा, गा, अंगा या पा, फा, मा तक 25 अक्षर आ जाते हैं, जिन्हें 5 वर्ग कहते हैं। तो का, खा, गा, अंगा ये का वर्ग में आता है। किस में आता है? का वर्ग में। फिर चा, छा, जा, यहाँ क्या आता है? चा वर्ग में। फिर टा, ठा, आना टा वर्ग में। ता, था, दाना ना ये ता वर्ग में। और इसके आगे यदि हम चलें तो पा, फा, बा, मा ये क्या आता है? पा वर्ग में। ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। अब देखें तो इसमें 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये सारे जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर है, तो टोटल यदि हम जोड़ें तो 25 अक्षर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको 25 बताना है। का वर्ग कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। पा वर्ग कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। कादयो मौसाना डैश 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 उष्मा, ठीक है, अंतस्था, स्पर्शा, इनमें से क्या भरा जाए? तो आप स्पर्शा जानेंगे। आइए चलते हैं आगे, देखते हो वर्ग क्या है। तो आप देख रहे होंगे साइड में कि वर्ग, इनमें से 5 वर्णों के जो समूह बने हैं, इन समूहों का नाम वर्ग है। अब समझ ले, जो ये का, खा, गा, अंगा, ये 5 समूह बने हैं, 5 वर्गों के समूह बने हैं, इन समूहों का नाम वर्ग है। इन समूहों का नाम क्या नाम? वर्ग है। ये वर्ग उच्चारण के स्थान पर बने, उच्चारण स्थान के आधार पर बने। अभी जो का, खा, गंगा ये 5 वर्ग बने हैं, किस आधार बने? तो उच्चारण, क्योंकि उनका इन वर्णों का उच्चारण एक ही मुख के अवयवों से होता है, इसलिए इनका नाम एक वर्ग में रखा गया। जैसे का, खा, गा, अंगा, जैसे दे रहे हैं, जैसे का, खा, गा, अंगा, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ। इसलिए इसे एक वर्ग में रखा गया, इसका नाम कंठ का वर्ग रखा गया, अथवा जो कि कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम कंठ वर्ण रखा गया। अब समझ लें वर्ग क्या है। तो वर्ग जिसमें 5 वर्णों के जो समूह बने हैं, इन समूहों का नाम वर्ग है। और ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर रखे गए, अर्थात जिन 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान एक होगा, उन्हें एक वर्ग में रखा गया। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, यदि हम देखें तो ये सारे अक्षर कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें का वर्ग में रखा गया और इनका नाम दिया गया का वर्ग। क्योंकि ये कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या बताया गया? कंठवर्णीय वर्ण है। तो आपसे पूछेगा कंठवर्णीय वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको बताना चाहिए का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसा। इसी प्रकार आगे आप देख सकते हैं
चा वर्ग वाला देखें तो चा छा जा जा हिया, इसके बाद आप देखें तो चा वर्ग वाला चा छा जा जा इया। ये व्यंजन तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं और जो ता वर्ग में लिखे जाते हैं। तो तालव्य वर्ण वाले अक्षर हैं चा छा जा जा इया। उसी प्रकार टा ठा डा ढा आणा, ये मूर्धन्य वर्ण हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसे मूर्धन्य वर्ण है और जो टा वर्ग में गिने जाते हैं। उसी तरह ता था दा दाना, ये दंत से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं और ता वर्ग में गिने जाते हैं। उसी तरह पा फा बा बा मा, उसी तरह क्या है पा फा बा बा मा, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इनका नाम पा वर्ग है। तो इस पर आप समझ गए होंगे। इस प्रकार का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग, ये कुल 5 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। टोटल 25 अक्षर होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन में कितनी संख्या? 25। अब इन जो स्पर्श व्यंजन है इन्हें वर्णाक्षर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ण के अक्षर हैं, क्योंकि वर्ग के अक्षर है इसलिए वर्गाक्षर है। वर्ग के अक्षर होने के कारण 5 का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग के अक्षर हैं, इसलिए इन्हें वर्गाक्षर भी कहते हैं या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं, चूंकि स्पर्श नाम है ही स्पर्श व्यंजन। इनके 3 नाम हैं, वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे इसी का एक दूसरा नाम है, इसी स्पर्श व्यंजन का दूसरा भी नाम है, इसको भी आप यदि देखें समझें। देखिए अगला आता है उदित। क्या आता है? उदित। ये देखिए कु चू टू तू पु एते उदिता, इसका सूत्र है कु चू टू तू पु एते उदिता। बोलिए कु चू टू तू पु एते उदिता, कु चू टू तू पु एते उदिता। ये कहते हैं इन्हें 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम कहते हैं। देखिए उदित, इन जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका लघु नाम है कु। का वर्ग का लघु नाम कु है, चा वर्ग का लघु नाम चू है, टा वर्ग का लघु नाम टू है और पा वर्ग का लघु नाम पू है। इनमें से उ की इस संज्ञा होती है, जो कु चू टू तू पू है, इसमें उ की इस संज्ञा होती है, इसलिए इनका नाम उदित भी पड़ गया, उदित कहलाए। आप समझ लें, जैसे ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन वर्गों का छोटा नाम कु चू टू तू पू है। कैसे? ऐसा समझें, यदि आपके 2 नाम होते हैं, एक स्कूल के, एक विद्यालय के, एक विद्यालय के, एक घर के, तो ठीक इनका भी 2 नाम है। जैसे आपका भी 2 नाम होते होंगे, जैसे आप अपना मान लीजिए आपका नाम है राकेश कुमार ओझा, तो आप लिखते हैं आर के ओझा। आर के ओझा लिखते नहीं, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम है, इसका भी नाम है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, और इसका शॉर्ट में क्या नाम है? का वर्ग का कु, चा वर्ग का चू, टा वर्ग का टू, पा वर्ग का पू, ऐसा है। और चूंकि इसमें पू चू टू तू पू में जो है उ की संज्ञा होती है, इसलिए उनका नाम उदित पड़ गया। अब देखिए आगे, इसके आगे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा, संस्कृत व्याकरण में जब भी क्या कहा जाएगा? कु, तो आपको उसका अर्थ आपको का वर्ग अर्थात का खा गा अंगा ही समझना है। समझ लें, यदि संस्कृत व्याकरण में कु कहा जाए तो आपको इसका अर्थ क्या समझना है? पूरा का वर्ग के अक्षर को समझना है, का खा गा अंगा। अब आगे चू का मतलब यदि कहा जाए तो चा छा जा जा इया, टू कहा जाए तो टा ठा डा डा आना, तू कहा जाए तो ता था दादा ना, और पू कहा जाए तो पा फा पापा माँ। ये समझना है आपको। आइए जैसे उदाहरण बता रहे हैं, जैसे है ये अगर कहा है कुहोश्चु, सूत्र में कु का अर्थ का वर्ग और चू का अर्थ चा वर्ग है। देखिए आपको बता रहे हैं कि अगर एक सूत्र है कुहोश्चु, यहाँ देखिए कु है और चू है, तो कु का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? का वर्ग, और चू का अर्थ हुआ
चावर। उसके बाद चूटी एक सूत्र है जो इस संज्ञा करता है। तो इसमें चू का अर्थ है चावर्ग और टू का अर्थ क्या हुआ, टावर्ग। ये आपको समझना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसका इसी व्यंजन को हम लोग तालिका में देख सकते हैं। व्यंजन की टोटल कितनी संख्या होती है, 33। कितनी संख्या होती है, 33। उसमें स्पर्श व्यंजन आपको दिख रहा होगा। ये का वर्ग का खंगा, चा वर्ग चा छा जा इया, टा वर्ग टाठा डाडाना, ता वर्ग ताथा दादाना, पा वर्ग पाफा बाबा, कादियो मावसाना स्पर्श इसका सूत्र है। और ये 25, इसकी संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25। उसके बाद दूसरा आता है यणो अंतस्था। अंतस्थ वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 हैं। य व र ला, इनका सूत्र है यणो अंतस्था। कितना है, यणो अंतस्था। इनकी संख्या कितनी है, 4। अब उसके बाद आप देखें ऊष्म व्यंजन है जो श्रल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। कितने, श्रल। इनकी संख्या 4। सा स सा, तीनों सा। पहला सा है तालब्य, दूसरा मूर्धन, तीसरा दंती, और ये श्रल उस्माड़ा है। इसका सूत्र है श्रल उस्माड़ा। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और उसके बाद फिर से आता है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 3 है, जो आप देख रहे होंगे। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। ये का सा मूर्धन्य सा को मिलाकर आ को मिलाकर छा बनता है, और तारा को मिलाकर त्रा बनता है, जा इया को मिलाकर इया बनता है। अब आज के इसके आगे हम इसी को क्रम से एक बार देखते हैं। हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, अंतस्थ और उसमें व्यंजन पढ़ के और मिश्रित व्यंजन पढ़ के यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। आप देखिए ये देखिए आपको अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्था सूत्र है। बोलिए सब लोग, यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, बोलिए सूत्र, यणो अंतस्था। यणो अंतस्था अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या व राला, या व राला, ये 4 वर्ण कितने, अच्छा 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें वर्णों को अर्धस्वर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ समझ लें, यण प्रत्याहार हैवरट जब आप पढ़ेंगे और लण, हैवरट लण, तो हा छोड़ देंगे, या व रा और ला, ये तो 4 अक्षर, या व रा ला, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आप देखिए इस हैवरट के पहले जो स्वर हैं और लण के बाद जितने हैं व्यंजन हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। ये कहने का यह कारण है कि स्वर और व्यंजन के बीच में है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। और ये चूंकि ये कभी आप जब यण संधि पढ़ेंगे तो ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, री के स्थान पर रा होता है और ली के स्थान पर ला होता है। और जब हम संप्रसारण पढ़ेंगे तो या का ई हो जाएगा, उ का वा का उ हो जाएगा, और री का रा का री हो जाएगा, ला का ली हो जाएगा। अर्थात कहने का प्राय है कभी या यण में चेंज होगा, कभी स्वर में चेंज हो जाएगा, कभी इक में चेंज होगा, इक का यण में चेंज हो जाएगा, कभी यण का इक में चेंज हो जाएगा। अर्थात दोनों एक दूसरे को बदलते रहते हैं, इसलिए इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। ये केवल मृदुल होते हैं, अर्थात बड़े सरल तरीके से बोले जाते हैं, इसलिए इसे मृदुल स्वर भी कहते हैं, मृदु स्वर भी कहते हैं, इसे रक्त व्यंजन भी कहते हैं, रक्त स्वर्ण भी कहते हैं। इतना आप जानते रहें, बाद में आगे पढ़ाया जाएगा, इतना समझ लें। तो आपसे पूछेगा यणों की संख्या कितना है, तो 4 विकल्प दे देगा, उसमें से एक नहीं देगा, तो आपको बताना या व रा ला 4 है संख्या। आगे उस व्यंजन देखें, श्रल उष्माणा, श्रल उष्माणा, शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले परिगणित श्रा सा सा हा, अर्थात तालब्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हकार, ये 4 वर्ण उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कहने का प्राय है कि इस व्यंजन को बोलने में शरीर से अत्यधिक उष्मा खर्च करने पड़ती, जैसे सा 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 हा। तो आप देखिए यदि हा बोलें तो आपको आपके शरीर से सारी वायु बाहर निकल जाती है, और इसके बाद आप कोई अक्षर बोल ही नहीं सकते, इसलिए इन्हें उसमें व्यंजन कहते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि तीनों सा और हा ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनसे बोलने में अधिक उष्मा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए उसमें व्यंजन कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, संयुक्त व्यंजन।
अथवा मिश्रित व्यंजन। देखिए संयुक्त अथवा मिश्रित व्यंजन इन्हें इसलिए कहा गया है कि ये दो व्यंजनों के मिश्रण से बने, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। और मिश्रित व्यंजन आप समझ रहे हैं, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बने, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो व्यंजन बने वर्ण बने उन्हें संयुक्त मिश्रित व्यंजन कहते हैं। इसका महसूस सूत्र में कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि दो अक्षरों से मिलकर बने हैं, तो जो दो अक्षर हैं वो पहले बता दिए गए हैं, इसलिए इनका चर्चा नहीं है। लेकिन 6, 7, 8 की किताबों में है, तो उसमें पहला है छा, फिर त्रा, फिर ज्ञा। तो जो छा बनता है वो का और मूर्धन्य सा के योग से बनता है, और आ लग जाएगा तो छा बन जाएगा। फिर उसी प्रकार त्रा जो बनता है ता, तकार और रकार के योग से आ मिलकर त्रा बनता है। उसी प्रकार जा और इया से मिलकर ज्ञा बनता है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा गया है इसका छा का किस किस अक्षर से मिलकर बना है, एक बार यूपी टेट में भी पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे तीनों। तो इस वीडियो में इतना ही, अयोग वा पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी